तो हमारे पास लाइन कोडिंग के अंदर सेल्फ एक जो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स तो हमने बात की, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो है लाइन कोडिंग की, या जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइन कोडिंग की, वो क्या है? एक तो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है कि लाइन कोडिंग के अंदर एक तो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन होती है। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन से मुराद ये है, इससे मुराद ये है कि एक इनफ टाइमिंग है ना, जैसा आपने सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल में देखा था कि उसके अंदर एक एक स्पेस अवेलेबल है। इस तरह की स्पेस अवेलेबल है ताकि वो जो है, एक तो अगर इसको इस तरह समझें कि अगर वो लाइन कोड इटसेल्फ सिंक्रोनाइज्ड नहीं हुआ क्लॉकिंग सिग्नल से या जो आपका डाटा है उसके साथ, तो अगर ये सिंक्रोनाइजेशन लॉस्ट होती है उसकी लाइन कोड की या कोडिंग की, तो वो फिर डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो उसकी इस तरह की सिंक्रोनाइजेशन, जिसकी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्लॉकिंग सिग्नल या टाइमिंग उससे एक्सट्रैक्ट की जा सके, तो दैट इज इनफ है कि वो लाइन सिग्नल जो है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो। यहाँ पे लिखा क्या है कि देयर इज इनफ टाइमिंग इन फॉर्मेशन built into the code so that bit synchronizers can extract the timing or clock signal। यानी जो रिसीविंग एंड पर है, अगर फॉर एग्जांपल हो रहा क्या रहा है ट्रांसमिटिंग एंड पे, अब फॉर एग्जांपल ट्रांसमिटिंग एंड पे आपने क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी दी थी 100 मेगाहर्ट्ज की। अब वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपने साथ साथ ट्रांसमिट नहीं किया, लेकिन लाइन कोड में एम्बेड कर दिया कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 100 मेगाहर्ट्ज की थी, तो एक सिग्नल बना के लाइन कोड में एम्बेड कर दिया। तो रिसीविंग एंड वाला जो रिसीविंग एंड पे डिकोडर है, उस लाइन कोड को पढ़ के ये बात डिटेक्ट कर सकता है कि कितना क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है। दूसरा, हमें रिसीविंग एंड पे क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी सेम रखनी पड़ती है जो ट्रांसमिटिंग एंड की फ्रीक्वेंसी है। तो इसीलिए वो जो डाटा है दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइन कोड, ताकि जो बिट सिंक्रोनाइजर्स हैं हमारे पास उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन बिल्ट इन है, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें सेल्फ ये जो सिंक्रोनाइजेशन की है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली मैंने आपसे क्या कहा था कि एरर तो इंड्यूस होगा, चैनल में एरर तो आएगा, लेकिन उस चैनल के एरर को आइडेंटिफाई भी तो करना है कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिसीवर इतना केपेबल तो होना चाहिए ना कि एरर को आइडेंटिफाई कर सके। उसके लिए हमें इन लाइन कोडिंग की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी एरर इंड्यूस होने की खदशा या उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज बीन रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर इंड्यूसिंग द लाइन कोडिंग। अगर आपने रिसीवर को सही तरह से डिजाइन नहीं किया कि वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो लाइन कोड को रीड नहीं कर सकता, डिकोड नहीं कर सकता, तो एरर प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इंक्रीज हो जाएगी और डाटा जो है आपका करप्ट हो जाएगा नॉइज के साथ। पहली चीज। दूसरी चीज तो ये हो गई। फिर है तीसरी चीज के स्पेक्ट्रम जो है जिसमें आपके पास डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसी स्पेक्ट्रम के साथ साथ तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, उसी स्पेक्ट्रम पे आप जो है वो लाइन कोड भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। और उसी जब स्पेक्ट्रम पे लाइन कोड भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है दैट विल बी डिस्टर्ब। अब फॉर एग्जांपल एक चैनल है, जो मैंने एग्जांपल भी इसमें कोट की है। अच्छा, स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पावर ईपीएसडी लफ्ज लिखा होगा यहाँ पर। इसको मैं नोटेशन से भी ऑन करूँ, स्पॉटलाइट ये ऑन कर दी, यहाँ लिखा होगा पीएसडी। पीएसडी स्टैंड फॉर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर जिन जिन जगहों पे पावर नजर आ रही होती है, वहां पे हमें पता चल जाता है कि आपके पास पावर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी है। तो अगर एक सिग्नल है, उसकी एक मखसूस पीएचडी है, लाइन कोड की वजह से वो पीएचडी डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर सिग्नल की भी पावर स्पेक्ट्रम डिस्टर्ब हो रही है। कि जिन जिन जगहों पर सिग्नल की पावर आपने देखा ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपके पास जो बैंड्स हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड, उसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो आपके पास दो ही बैंड्स आते हैं, लेकिन जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें न्यूमरस बैंड्स आते हैं, और न्यूमरस बैंड्स के अंदर भी हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो वो जो न्यूमरस बैंड के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है और फिर लाइन कोड भी हम साथ करें और फिर वो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को डिस्टर्ब कर दे, तो आपका डाटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो लाइन कोड है उसकी पीएचडी जो है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए एट फ्रीक्वेंसीज नियर टू जीरो।
अगर वो नेग्लिजिबल नहीं है तो डिस्टॉर्शन में आता है। तो लाइन कोड का स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो एम्बेड कर सके इस कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आपका स्पेक्ट्रम अगर एफिशिएंट नहीं है तो लाइन कोड भी एफिशिएंसी नहीं रख सकती, क्योंकि फिर होगा क्या, अगर लाइन कोड जो है वो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की साथ साथ नहीं सिंक्रोनाइज्ड होगा और स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज्ड है फॉर एग्जांपल, तो इट विल इंड्यूस व्हाट, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, इसको आप कहते हैं आईएसआई, दिस इज कॉल्ड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। लेकिन अगर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है, पीएचडी ऑफ द लाइन कोड जो है वो नेग्लिजिबल है और सफिशिएंटली है चैनल बैंडविड्थ उसकी एज कंपेयर टू द चैनल, मतलब कि जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है सिग्नल को वो सफिशिएंट है या सफिशिएंटली है फॉर द, क्या कहना चाहिए आपको, लाइन कोडिंग, तो आईएसआई फिर इंड्यूस नहीं होगी और आईएसआई जो है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगी, क्योंकि आईएसआई होती ही उसकी वक्त है कि आपकी चैनल की जो बैंडविड्थ है वो एफिशिएंट ना हो। दूसरी चीज तो तीसरी चीज ये हो गई। फिर जो आपकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है, दिस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब फॉर एग्जांपल एज स्मॉल एज पॉसिबल से मुराद क्या है, एफिशिएंसी की ट्रांसमिशन उसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करना। अब लाइन कोडिंग से ये पॉसिबिलिटी कैसे आती है इसको हम आगे जाके देखेंगे कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। फिर एरर डिटेक्शन, अब फॉर एग्जांपल ये बिट एरर की हमने बात की और जो एरर डिटेक्शन की हमने बात की, वो अब ऑब्वियसली आप एक खत भेज रहे हैं, उस खत पे बंदे का नाम तो सही लिखा है लेकिन एड्रेस गलत लिखा है, तो एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जो जिस घर में पहुंचेगा खत वो पढ़ के बताएगा ये एड्रेस गलत लिखा हुआ है, ये मेरे लिए नहीं है। तो डिकोडर ने डिकोड किया ना कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसके साथ जो कोड आया है साथ में, उस कोड से पता चला कि ये लेटर उसकी उसके घर के लिए नहीं है। हाँ नाम सही लिखा है लेकिन इस नाम का बंदा यहाँ नहीं रहता, तो ये जो है एड्रेस उसका नहीं है, नाम गलत लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कोड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डाटा का जो रॉन्ग ट्रांसमिशन है, जो डाटा के अंदर एरर इंड्यूस हो चुका है, उसको डिटेक्ट कर सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइन कोडिंग। तो हमारे पास तीन तरह की लाइन कोडिंग है, एक है यूनिपोलर सिग्नलिंग, एक है पोलर सिग्नलिंग, एक है बाइपोलर सिग्नलिंग। ये हमारे पास तीन तरह की जो, हाँ जी, हमारे पास तीन तरह की हमारे पास जो है वो लाइन कोडिंग की जो क्या कहना चाहिए टाइप्स हैं, एक यूनिपोलर, एक पोलर, एक बाइपोलर। अच्छा, यूनिपोलर सिग्नलिंग जो है लाइन कोडिंग की, इसका मतलब ये हुआ कि इन विच वन बाइनरी सिंबल जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय द एब्सेंस ऑफ अ पल्स, यानी स्पेस आ जाएगी, एंड अदर बाइनरी सिंबल यानी वन जो है रिप्रेजेंटेड बाय द पल्स इटसेल्फ। यानी इसमें क्या होगा कि आपके पास फॉर इंस्टेंस, मैं आपको बना के दिखा, मैं यहाँ पर मेरे पास वो होगी ये रही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वन अगर है तो वन का मतलब एक प्रेजेंस ऑफ द पल्स है, जीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ द पल्स है। ये आम तौर पे आप लोग देखते रहे हैं कि किस तरह से आपके पास पल्स प्रेजेंट होती है। हमारे पास ये जो यूनिपोलर है, यूनिपोलर में हमारे पास दो टाइप्स हैं, इन एक है नॉन रिटर्न टू जीरो, एक है रिटर्न टू जीरो। अब हो क्या रहा है कि आपके पास आपने सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल देखा था आपने अभी पीसीएम डिकोडर के साथ, उसमें क्या हो रहा था, एक हाई पल्स आ रही थी, अदर देन हमारे पास पल्स लो थी। तो एक तरीके से आप कह लें यूनिपोलर सिग्नल है, जो कि आपके पास एक हाई पल्स को दिखा रहा है एक प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज लेवल के साथ, और लो पल्स को दिखा रहा है जिसमें एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल है। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से कि एक हाई पल्स जो है वो आपको दिखा रहा है, जहाँ पर हाई पल्स का मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है और जीरो का मतलब वो पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल एब्सेंट है। सही है। वो पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल क्या है बेटा, एब्सेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टी नॉट जो है ये टाइम है जिस टाइम के लिए वो पल्स जो है वो एक्टिव है, यानी उसका सिंबल का जो सिंबल है या जो पल्स है वो कितने ड्यूरेशन के लिए हमें हाई मिल रही है, और सेम ड्यूरेशन के लिए हमें अगर वो लो मिल रही है तो ड्यूरेशन आपका पीरियोडिक सिग्नल में सेम रहता है। तो पल्स का सिग्नल कितना, पल्स का टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो पल्स जो है वो हाई है या लो है, दैट इज कॉल्ड द टी नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर पल्स। दैट इन यूनिपोलर एनआरजेड, अब ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन यूनिपोलर एनआरजेड द ड्यूरेशन ऑफ द मार्क पल्स, यानी ड्यूरेशन ऑफ द मार्क पल्स से मुराद नंबर ऑफ मार्क क्या कहते हैं, मार्क कहते हैं नंबर ऑफ वंस इन अ पर्टिकुलर डाटा।
आपने पढ़ी थी ना मार्क डेंसिटी, अभी आपको पढ़ाई थी, एक थी ट्रांजिशन डेंसिटी, एक होती है मार्क डेंसिटी। अगर इसकी मार्क डेंसिटी निकालना चाहो तो कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क डेंसिटी निकालना चाहूँ तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2 3 7 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 0.7। ऐसा ही है, 7/10 कितना हो गया? 0.7। और अगर इसकी ट्रांजिशन डेंसिटी निकालना चाहो तो ट्रांजिशन आप यहां से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये ट्रांजिशन क्यों नहीं आपने मेजर की? भाई यहाँ से तो सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 0 है, यहाँ ये रेफरेंस सिग्नल है, रेफरेंस से ट्रांजिशन स्टार्ट थोड़ी हो रहा होता है, ये ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन हो रही है, पहली ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है? ये ट्रांजिशन हो रही है 1 2 3 4 5, 5 अपॉन नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 10। तो कितनी है ट्रांजिशन डेंसिटी? 0.5। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन डेंसिटी भी इवैल्यूएट की और मार्क डेंसिटी भी इवैल्यूएट कर ली। सही है, अच्छा जी। तो ये हो गया आपका एनआरजेड। अच्छा, यूनिपोलर एनआरजेड की आप पीएचडी देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी पे वो आपको मैक्सिमम नजर आ रही है, वेरएज कंसर्न्ड आपके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो पीएचडी आपको जो है वो हाई नजर आ रही है, एक इसका बेल कर्व नजर आ रहा है। यानी वो पीएचडी जो नॉन रिटर्न जीरो की, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके सिग्नल के साथ ट्रांसमिट करेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उसकी पीएचडी आपको अफेक्ट कर सकती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द यूनिपोलर नॉन रिटर्न जीरो। सिंपलेस्ट तो है, सिंपलेस्ट तो है, लेकिन पीएचडी आप देख सकते हैं ना कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी एक नॉर्मलाइज्ड के ऊपर एक मैक्सिमम पॉइंट, यानी आपको वहां पर इम्पैक्ट नजर आ रहा है। ये इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट भी किया नंबर ऑफ ट्रांजिशन के एस्पेक्ट से। ये नंबर ऑफ ट्रांजिशंस को नॉर्मलाइज नहीं किया है हमने यहाँ पे। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अगर नॉर्मलाइज हो जाती तो ये 0.5 का नहीं आता, क्योंकि 0.5 के होने की वजह से ही पीएचडी जो है वो आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आपको हाई नजर आ रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एडवांटेज क्या है? सिंप्लिसिटी है इसकी बहुत ज्यादा, और एक ज्यादा हाई बैंडविड्थ नहीं चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने की। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रेजेंस ऑफ डीसी लेवल, ये इंडिकेट कर रहा था स्पेक्ट्रल लाइन एट 0 हर्ट्ज, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन 0 हर्ट्ज पे है, एक पर्टिकुलर आपको स्पेक्ट्रम के ऊपर पावर मिल रही है, दैट रिप्रेजेंट्स अ डीसी लेवल। और ये डीसी लेवल डिस्टॉर्ट करेगा सिग्नल को, और सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा, सिग्नल को इतना डिस्टॉर्ट करेगा जो उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है ना, जो लो फ्रीक्वेंसी पे कंपोनेंट्स है उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। अच्छा, फिर तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे उसके पास कोई एरर करेक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। अभी हम देखेंगे जो दूसरे लाइन कोड्स हमारे पास आएंगे वो उसमें हम ये देखेंगे कि एरर करेक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं और कैसे एरर करेक्शन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो एरर करेक्शन कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन से चैनल चैनल में तो नॉइज इंड्यूस होती है। अब नॉइज से डिस्टॉर्टेड सिग्नल रिसीवर रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीवर को ये बात पता भी तो होनी चाहिए ना कि सिग्नल कितना डिस्टॉर्ट हुआ है नॉइज से, ताकि नॉइज को या एरर जितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो एरर की वजह से खराब हो गए हैं डिटेक्ट उनको करना जरूरी है। पहले डिटेक्ट तो करें कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी एरर के अंदर है, फिर उनको करेक्ट करेंगे ना हम। इज इट क्लियर? और डज नॉट पोजेस एनी क्लॉकिंग कंपोनेंट फॉर द ईज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, यानी इसमें क्लॉकिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रांसमीटर कितने हर्ट्ज पे क्लॉक, ट्रांजिस्टर कितने हर्ट्ज पे क्लॉक उसकी क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी थी। और अगर क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसीज जो है वो नहीं होंगी तो फिर सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का जो मेन एस्पेक्ट है लाइन कोडिंग का वो तो लॉस्ट है। फिर अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज यहाँ पर दिखाऊं मैं आपको, ऑल वंस आ गए वो तो एक और प्रॉब्लम है। अगर ऑल जीरोस आ गए तो ऑल जीरोस का मतलब क्या हुआ? इनएक्टिव।
तो लाइन इनएक्टिविटी अगर लाइन कोड में हम शो करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेगा, वो कोड कैसे करेगा अगर ऑल जीरो हमने ट्रांसमिट कर दिए। क्लियर? एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट तक अगर ऑल जीरोस ट्रांसमिट हो जाएंगे तो टाइम आउट का एरर दे देगा रिसीवर कि हमारे पास रिसीविंग पे कोई सिग्नल ही रिसीव नहीं हो रहा। तो एक इश्यूज हैं ये नॉन रिटर्न टू जीरो के साथ, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं जिसके से हमें ये जो यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो है उसके वजह से हमें देखना पड़ता है कि हम दूसरी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकें। लिखा हुआ क्या है यहाँ पे पॉइंट पे, यूनिपोलर एनआरजेड सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर लिंक्स विद आइदर ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर कपल्ड रिपीटर्स, द डीसी लेवल इज रिमूव्ड कन्वर्टिंग देम इनटू अ पोलर फॉर्मेट। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ना डीसी लेवल है इंड्यूस, नॉन रिटर्न टू जीरो में डीसी लेवल इंड्यूस होता है, उस डीसी लेवल को रिमूव करना बहुत जरूरी है। और वो रिमूव फिल्टर कैपेसिटर्स के थ्रू ही होता है या ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। आपने देखा होगा जब आप बीजेटी की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप कपलिंग कैपेसिटर्स लगाते हैं। तो कपलिंग कैपेसिटर्स का मतलब मकसद ही ये होता है कि वो जो इनपुट साइड से जो डीसी कंपोनेंट्स रिसीव हो रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनको फिल्टर आउट कर देता है। तो ये जो नॉन रिटर्न टू जीरो के साथ ज्यादातर हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर या कैपेसिटी कपल्ड रिपीटर्स, ताकि डीसी कपलिंग को या डीसी कंपोनेंट को रिमूव कर सकें। एसी कपलिंग जो है ना वो पे प्रॉब्लम क्या करेगी, रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रांसमिटेड पल्स शेप ऑब्वियसली। अब एसी कपलिंग भी हम करेंगे और वैसे भी हमारे पास इश्यूज हैं, तो एसी कपलिंग से हमारे पास जो इफेक्ट होगा या जो ट्रांजिशन के अंदर हम कह रहे हैं कि सिग्नल जो है इश्यूज लाएगा, वो क्या लाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्व नजर आ रहा है, कर्व नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक हमने ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ वंस जो है वो सिग्नल को फेड कर रहा है, सिग्नल को फेड कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद रिसीवर इसको जीरो समझेगा। ये जो हमने बात बताई आपको ये सिग्नल ड्रूप की, तो ये रही ये वाली, कि आपके पास लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की वजह से सिग्नल के अंदर ये इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके पास, कि सिग्नल आपका एक पर्टिकुलर लेवल के बाद लगे उसके अंदर ड्रॉप आता है, तो वो जो ड्रूप है वो रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास सिग्नल जो है एक वो आपको जीरो के करीब जाता हुआ नजर आएगा, फेड होता हुआ नजर आएगा। और जब सिग्नल फेड होता हुआ नजर आएगा तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक तो रिसीवर क्या है वन है, लेकिन उसके बाद रिसीवर को सारे के सारे सिग्नल्स क्या लगेंगे, जीरो लगेंगे। इन यूनिपोलर, अब रिटर्न टू जीरो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम चले गए रिटर्न टू जीरो के ऊपर कि अब पहले तो नॉन रिटर्न टू जीरो था हमारे पास, अब है हमारे पास रिटर्न टू जीरो। कि अब रिटर्न टू जीरो कोडिंग में क्या होता है, इन यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो ड्यूरेशन ऑफ मार्क पल्स इज लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ टी नॉट द सिंबल। अब हमारे पास जो आपने देखा होगा, मैं आपको बल्कि दिखाता भी हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर आप देखें आप लोग गौर से, ये हमने इमोनो डेटा एक्सपोर्ट पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमने परफॉर्म की थी। और स्पॉटलाइट को ऑन करें, यहाँ पर आप देखें ये जो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है, ये फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है, एक पर्टिकुलर बिट जो है उससे उसका टाइम जो है वो कम है। यानी अगर एक पर्टिकुलर पल्स का टाइम टी नॉट था ना, तो हमारे पास जो कोडिंग पल्स का जो टाइम है वो टी नॉट से कम है। अब देख सकते हैं कि टी नॉट से कम होना, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो अभी हमने पढ़ा है। और इसको मैं प्ले भी कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन सिग्नल है, उस ग्रीन सिग्नल के अंदर हमारे पास उसके जो टाइम एंड ड्यूरेशन है वो लेस है, जो चीज आपको वहां पर उसमें बताई उन्होंने। और मैं इसको बंद करूंगा, ये चीज, तो ये जो आपको चीज यहाँ नजर आ रही है ना कि यहाँ पर टाइम फ्रेम या टाइम सिग्नल इसका कम होता है सिंपल स्लॉट का, वेयर एज कंसर्न जो नॉन रिटर्न टू जीरो है वो सेम ड्यूरेशन का होता है। उसके में जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो सेम होती है, स्पॉटलाइट उसमें सेम होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है टाइम ड्यूरेशन उसकी टी नॉट से कम है। तो टिपिकली आर जेड पल्स फिल ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम स्लॉट, रिटर्न टू जीरो रिटर्न टू जीरो फॉर सेकेंड हाफ। यानी आपके पास जो है वो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ में जो है वो पल्स जो है वो जगह ऑक्यूपाई करती है, और सेकेंड हाफ में जो है वो पल्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अगर दोबारा वन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा वन से मुराद क्या हुई कि एक ही टाइम के अंदर जो वन जो है
वो उसके अंदर पल्स हाई भी हो रही है, लो भी हो रही है, लेकिन पल्स हाई से मुराद क्या है 1, लेकिन जो कंटिन्यूसली 0 है पल्स, वहां पे हम उसको समझेंगे कि वहां पर 0 रिप्रेजेंटेशन है, 0 की रिप्रेजेंटेशन है। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज हो गई। तो आपने नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज करने की वजह से आपकी मार्क डेंसिटी तो सेम है यहाँ पर मार्क डेंसिटी तो सेम आपकी, लेकिन ट्रांजिशन डेंसिटी जो है ना वो चेंज हो गई आपकी। और ट्रांजिशन डेंसिटी चेंज होने की वजह से आपका जो डीसी कंपोनेंट है वो शिफ्ट हो गया। पहले डीसी कंपोनेंट नजर आ रहा था, यहाँ पर डीसी कंपोनेंट जो है वो अब जो है वो मिनिमम हो गया। तो जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी 0 हर्ट्ज पे आपको नजर आ रही थी, अब वो स्पेक्ट्रल डेंसिटी आप देख सकते हैं कि 0 हर्ट्ज पे से वो डिक्रीज हो चुकी है। इसीलिए रिटर्न टू जीरो जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है नॉन रिटर्न टू जीरो के मुकाबले। अगेन सिंप्लिसिटी तो है इसकी, अगेन सिंप्लिसिटी तो है उसकी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि उसमें वही एडवांटेज है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी सिंक्रोनाइजेशन का एस्पेक्ट नहीं है और क्लॉकिंग सिग्नल का एस्पेक्ट नहीं है। ये दो एस्पेक्ट जो है ना उसके अंदर अभी नहीं है रिटर्न टू जीरो के अंदर भी। एक तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो, उसका क्लॉकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो, ये दो चीजें नहीं है। लेकिन ऑक्यूपाइज ट्वाइस एज मच बैंडविड्थ एज यूनिपोलर एनआरजेड। अच्छा, डज नॉट हैव अ एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, इसकी हमने बात की। अच्छा, कंटिन्यूस जो है वो अगर आप उसको जीरो देंगे तो वो सिग्नल रूप तो उसके अंदर भी आ रहा है। सेम चीज है, लेकिन असल चीज है आपने नंबर ऑफ ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो इंक्रीज, वो प्रॉपर कर दी है, वो इसकी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नॉन रिटर्न टू जीरो की। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? कोई सवाल है? तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि नाइदर वैरायटी ऑफ यूनिपोलर और जो कहते हैं एनआरजेड या आरजेड, ये दोनों सुटेबल नहीं है अगर आपने एसी कपल लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन करनी है। ये दोनों सुटेबल नहीं है। सिंपलेस्ट प्रॉब में तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है इसमें एसी कपलिंग लाइंस है हमारे पास, उसके लिए दोनों सुटेबल नहीं है। तो हमें आगे मूव करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर दूसरे स्ट्रीम के साथ। अच्छा, लैब में, अच्छा मैं जुमरात के दिन या आज के दिन एक और लैब करवाऊंगा जिसके अंदर लैब होगी जिसमें ये सिग्नलिंग जो है आपको यूनिपोलर पोल एनआरजेड आरजेड वो इमोना डेटेक्स बोर्ड पे करवा के शो करवाऊंगा। अच्छा, ये लेक्चर आज का यहाँ पर एंड कर रहा हूँ मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अटेंडेंस आपकी अपलोड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।